दोस्तों, जब प्यार जुनून बन जाए, उम्र की सीमाएं मिट जाएं और एक गलत रिश्ता ब्लैकमेल तक पहुंच जाए, तब उसका अंत कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। आज की कहानी बिहार के भागलपुर की है, जहां एक शादीशुदा महिला का अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के के साथ रिश्ता आखिरकार उसकी मौत की वजह बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे फैसलों की कहानी है जिन्होंने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। आखिर उस रात टीएनबी कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था? कैसे पुलिस एक मामूली मोबाइल कॉल से कातिलों तक पहुंच गई और क्यों एक किशोर ने अपनी ही करीबी महिला की जान लेने जैसा खौफनाक कदम उठाया? आइए जानते हैं इस पूरे कहानी की सच्ची कहानी शुरुआत से अंत तक। 7 मार्च 2000 की सुबह बिहार के भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में छात्र छात्राओं का आना जाना शुरू ही हुआ था कि किसी की नजर कॉलेज की में जो झाड़ियां थी उस पर एक महिला की लाश पर गई। देखते ही देखते वहां पर लोग पढ़ाना छोड़कर लाश देखने के लिए पहुंच गए। कुछ उसमें प्रोफेसर थे, कुछ कॉलेज के प्रशासन के लोग भी थे जो वहां पहुंच गए। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत थाना विश्वविद्यालय को सूचना दी। थाना परिसर में ही होने की वजह से थाना प्रभारी समरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। घटना स्थल और लाश का निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि मृतका के सिर को ईंट से कुचल दिया गया था। खून से सनी वही ईंट लाश के पास पड़ी हुई थी। तीखे नयन नक्श वाली यह खूबसूरत युवती सलवार कुर्ता पहने थी। उसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल रही होगी। उसके बालों में एक सोने की टूटी हुई चैन भी फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि खींचतान के दौरान वह टूट गई और हड़बड़ी में हत्यारा उसे उठा नहीं सका। घटना स्थल पर संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि मृतका ने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। वहीं एक जोड़ी हवाई चप्पलें भी पड़ी थी जो शायद युवती की थी। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि महिला के साथ दुष्कर्म किया होगा और पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई होगी। थाना प्रभारी समरेंद्र कुमार ने घटना की सूचना एसएसपी विवेक कुमार और एसएसपी और पीएसपी शहरियार अख्तर को दी। सूचना मिलते ही दोनों अधिकारी डॉग स्क्वाड लेकर वहां मौके पर पहुंच गए। पुलिस अभी लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक आदमी हाफता हुआ भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर लाश पर पड़ी, वह जोर जोर से रोने लगा। पता चला कि मृतका उसकी पत्नी शगुफ्ता की थी, जो पिछली रात करीब 7:30 बजे घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी थी। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद असलम बताया। वह थाना तातरपुर के मोहल्ले दाऊद चक का रहने वाला था और एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसका एक बहुत बड़ा मकान था जिसमें कई किराएदार रहते थे। उसकी पत्नी शगुफ्ता परवीन उर्फ गुलशन ही किराए का पूरा हिसाब रखती थी। असलम ने बताया कि पिछली शाम किसी का फोन आने पर गुलशन यह कहकर घर से निकली कि थोड़ी देर में वह लौट आएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। इसके बाद उसने रात भर उन सभी जगहों पर तलाश की जहां गुलशन का उठना बैठना था, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं लगा। आखिरकार वह थाना तातरपुर पहुंचा, पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वह घर लौट आया। अगली सुबह वह अपनी बेटियों को किराएदारों की देखरेख में छोड़कर फिर से पत्नी की तलाश में निकल पड़ा था। करीब 10 बजे किसी ने उसे फोन करके बताया कि टीएनबी कॉलेज में एक महिला की लाश मिली है। यह खबर सुनते ही असलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में पत्नी को लेकर तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह भागता हुआ टीएनबी कॉलेज पहुंचा। लाश का चेहरा बुरी तरह कुचला गया था, लेकिन कपड़ों से उसने पहचान लिया कि वह उसकी पत्नी गुलशन ही थी। यह देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस ने उसे शांत कराया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में असलम ने बताया कि गुलशन अपना मोबाइल फोन साथ लेकर घर से निकली थी, लेकिन घटना स्थल से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे मोबाइल भी अपने साथ ले गए होंगे। जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर जिला अस्पताल में भेज दिया। गुलशन की लाश थी थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में मिली थी, जबकि उसकी गुमशुदगी थाना तातरपुर में दर्ज थी। इसीलिए हत्या की जांच तातरपुर पुलिस को सौंप दी गई। गुमशुदगी के मामले में गुमशुदगी का मामला था वो हत्या में बदलते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
थाना प्रभारी अजय कुमार ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि गुलशन की हत्या पहले गला दबाकर की गई थी। उसके बाद पहचान मिटाने के लिए सिर को ईंट से कुचल दिया गया। रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया कि इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। इसके बाद अजय कुमार ने गुलशन के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। जांच में पता चला कि उसके नंबर पर आखिरी कॉल जिस नंबर से आया था वह नंबर भी गुलशन के ही नाम पर था। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसी नंबर पर गुलशन के दिन में कई बार लंबी लंबी बातें हो रही थी। जिस दिन उसी नंबर से बात होने के बाद गुलशन घर से निकली थी, उस दिन के बाद वह कभी वापस ही नहीं लौटी। हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी अजय कुमार के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था। तब उन्होंने मामले के खुलासे के लिए अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। साथ ही सुराग की तलाश में वह जो मृतिका थी उसके घर भी पहुंच गए। घर पहुंचकर अजय कुमार ने असलम की बड़ी बेटी शाइस्ता को प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? उसने बोला, अम्मी, अब्बू, हम दोनों बहनें और किराएदार बशीर अंकल। अब्बू क्या करते हैं? उसने बताया कि वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। और अब्बू के घर से जाने के बाद तुम्हारे घर कौन कौन आता था? अब्बू के जाने के बाद दोपहर के समय अम्मी से मिलने मोहल्ले की कई औरतें आती थी। वे घंटे 2 घंटे बैठकर चली जाती थी। इसके अलावा और कौन आता था मिलने? इसके अलावा साफे भाईजान आते थे। वह कौन है, कहाँ रहता है? हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। अब्बू के जाने के बाद अम्मी अक्सर उन्हें बुलाती थी। दोनों खूब हंस हंस कर बातें करते थे। मम्मी और राफे भाईजान कैसी कैसी बातें करते थे। अजय कुमार के इस सवाल का जवाब शाइस्ता नहीं दे सकी। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद असलम से पूछताछ की, लेकिन उससे भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। हालांकि बातचीत के दौरान इतना जरूर पता चला कि असलम और गुलशन के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी। असलम पत्नी से खुश नहीं था और उसकी बातों से भी यह बात साफ झलक रही थी। शाइस्ता से मिली जानकारी को आधार बनाकर अजय कुमार ने जांच आगे बढ़ाई। उन्होंने मोहम्मद राफे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। राफे अभी लड़का ही था। उसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल रही होगी। उसे देखते ही अजय कुमार हैरान रह गए। उन्होंने उस पर एक सरसरी नजर डाली और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। राफे ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अजय कुमार समझ गया था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। उन्होंने गुलशन की हत्या से जुड़े सवाल पूछे तो जवाब देते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई। राफे को देखकर अजय कुमार के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर अपनी उम्र से दुगुनी महिला की हत्या वह क्यों करेगा? मासूम और भोला भाला दिखने वाला यह लड़का आखिर किस वजह से इस हत्या में शामिल हो सकता है? लेकिन उसके चेहरे के उड़े हुए रंग और लड़खड़ाती जुबान से पुलिस का शक और गहरा हो गया। फिलहाल उन्होंने अपने मुखबिरों को राफे पर नजर रखने के लिए आदेश दिया और उसे घर भेज दिया। कुछ ही समय बाद मुखबिरों ने जानकारी दी कि उसे सुनकर अजय कुमार और जो थे वो हैरान रह गए। पता चला कि मोहम्मद राफे के अपनी उम्र से 2 गुनी उम्र की गुलशन के साथ पिछले कई महीनों से काफी मधुर संबंध थे। इन्हीं संबंधों की वजह से गुलशन ने अपने नाम से एक सिम खरीदकर राफे को बात करने के लिए दे रखा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। राफे अब गुलशन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि गुलशन उसके इस बदलते व्यवहार से बिल्कुल भी राजी नहीं थी और इस चीज को वो सहन नहीं कर पा रही थी। मुखबिरों से मिली यह जानकारी हत्या की गुलती सुलझाने के लिए काफी थी। इसके बाद पुलिस ने यह भी पता कर लिया कि घटना वाली रात मोहम्मद राफे अपने एक साथी लड़के के साथ टीएनबी कॉलेज परिसर में देखा गया था। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने राफे को एक बार फिर से पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। राफे के थाने पहुंचते ही एसएसपी विवेक कुमार भी पूछताछ के लिए वहां आ गए। अधिकारियों ने उससे लगातार पूछताछ की। शुरुआत में उसने पुलिस को काफी छकाया, लेकिन आखिरकार टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि गुलशन की हत्या उसी ने अपने दोस्त मोहम्मद आसिफ उर्फ श्यादे की मदद से की थी। राफे ने बताया कि हालात ऐसे बन गए थे कि उसके पास गुलशन की हत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद उसने पूरी कहानी जो सुनानी शुरू करी थी वो इस प्रकार रही। 35 वर्षीय गुलशन थी, बिहार के जिला भागलपुर के थाना तातरपुर के मोहल्ले दाऊद चक में अपने पति मोहम्मद असलम के साथ और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि लगता ही नहीं था कि वो 2 बच्चों की माँ है। वह एक लड़की की जैसे ही लगती थी।
वह काफी शौकीन मिजाज थी, हमेशा सज धज कर रहती थी। इसके ठीक उलट उसका पति असलम था, जो चमक दमक से दूर सादा जीवन जीने वाला इंसान था। हालांकि धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। असलम का 2 मंजिला आलीशान मकान था। उसने मकान का निचला हिस्सा किराए पर उठा रखा था, जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसके अलावा वह खुद भी इतना कमा लेता था कि परिवार का खर्च आराम से चल जाता था। काम धंधे की वजह से असलम ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इस बीच घर में क्या होता है, कौन आता है, कौन जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता था। उसके किराएदारों में एक मोहम्मद बशीर भी था। कसरती शरीर का 35 साल का जो बशीर खूबसूरत और गबरू जवान था, अभी उसका निकाह नहीं हुआ था। गुलशन का दिल बशीर पर आ गया था। उसे पाने की चाहत बढ़ी तो वह अपने कमरे में उसको बुलाने लगी। जल्द ही बशीर समझ गया कि मकान मालकिन क्या चाहती है। जब दोनों तरफ मिलन की आग भड़की तो एक दिन दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत कर दी। स्त्री देह का आनंद पाकर बशीर गुलशन का दीवाना हो गया। इस तरह सालों तक दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहे और इस बात की भनक असलम तक नहीं पहुंची। इसी बीच गुलशन के पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद राफे भी अक्सर उनके घर आने जाने लगा। गोरा चिट्टा और देखने में खूबसूरत राफे 10वीं में पढ़ता था। भाई बहनों में वह सबसे छोटा था। उसके अब्बू प्राइवेट नौकरी करते थे। दोनों परिवारों में अच्छी पड़ती थी, इसीलिए राफे का गुलशन के घर आना जाना लगा रहता था। गुलशन से उसकी भी अच्छी बनती थी। रंगीन मिजाज गुलशन की नजर जब राफे पर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। दूसरी ओर राफे इस बात से बिल्कुल अनजान था। वह गुलशन को भाभी कहता था। धीरे धीरे गुलशन उससे मजाक करने लगी और फिर छेड़खानी शुरू कर दी। एक दिन दोपहर के समय जब दोनों बेटियां स्कूल गई थी, राफे घर आया। मौका देखकर गुलशन ने उसे भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे वह सुख दे दिया जो उसने पहले कभी नहीं लिया था। राफे के जीवन में आते ही गुलशन ने बशीर को लिफ्ट देना बंद कर दिया। अब वह हर समय राफे के बारे में सोचने लगी। वह हर घड़ी उससे बात करना चाहती थी। इसी वजह से उसने राफे के लिए मोबाइल फोन खरीदा और अपने नाम से सिम भी लेकर दे दिया। मोबाइल का रिचार्ज भी वही करती थी। जब मन होता था घंटों उससे बातें करती थी। गुलशन राफे पर इस कदर फिदा हो चुकी थी कि वह उसे भाग चलने तक की जिद करने लगी थी। राफे भी उसे चाहता था, लेकिन अपनी उम्र से 2 गुनी औरत के साथ भागने के लिए वो तैयार नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया। गुलशन ने उसे बहुत मनाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार गुलशन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह पूरे मोहल्ले में कह देगी कि राफे ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी। इसके बाद उसका क्या होगा यह वह अच्छी तरह जानता है। इस धमकी से राफे बुरी तरह डर गया। उसने गुलशन के घर आना जाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने और गुलशन के संबंधों की जानकारी गुलशन की बड़ी बेटी शाइस्ता को भी दी, लेकिन शाइस्ता का जवाब सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा कि उसे वह सब पहले से पता है। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब शाइस्ता ने बताया कि उसकी अम्मी ने उसे पहले से ही धमका रखा था, इसीलिए उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा। राफे ने गुलशन की धमकी वाली बात अपने दोस्त को बताई, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ था। यह सुनकर जो उसका दोस्त था उसने कहा कि जब तक गुलशन जिंदा है तब तक उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तभी राफे के मन में गुलशन की हत्या का इरादा पैदा हुआ और उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राफे 10वीं में था और आसिफ 12वीं में। दोनों अगल बगल में रहते थे और शादे को दोनों की प्रेम कहानी पहले से ही पता थी, इसीलिए वह उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। काफी सोच विचार करने के बाद दोनों ने यह भी तय कर लिया कि गुलशन की हत्या कहाँ करनी है। अब उन्हें सिर्फ सही मौके का इंतजार था। उधर गुलशन राफे से बात करने के लिए बेचैन थी, लेकिन राफे उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। 5 मार्च 2026 की शाम 5 बजे गुलशन ने फिर से राफे को फोन किया। इस बार भी उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद राफे ने खुद फोन करके उसे TNB कॉलेज बुला लिया। राफे का फोन आते ही गुलशन ने साइस्ता से कहा कि वह थोड़ी देर में लौट कर आ जाएगी और रिक्शा लेकर TNB कॉलेज चली गई। कॉलेज के गेट पर राफे अपने दोस्त आशिफ के साथ पहले से ही खड़ा था। तीनों दीवार फांदकर अंदर चले गए और पैदल चलते हुए सुनसान झाड़ियों के बीच पहुंच गए। वह जगह देखकर गुलशन को कुछ अजीब लगा। जैसे ही वे पलटकर कुछ पूछने लगी, राफे ने बड़ी मजबूत बाहों से उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके गिरते ही आसिफ ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और राफे ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गुलशन ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार राफे ने उसकी जान ले ली। उसके बाद
उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने पास पड़ी ईंट से उठाई और गुलशन के सिर पर कई बार वार किया, जब तक उसे पूरी तरह यह यकीन नहीं हो गया कि गुलशन जिंदा नहीं बची। उसके बाद उसने उसकी सोने की माला खींची, जो संयोगवश नहीं पूरी तरह टूट पाई और टूट कर वहीं गिर गई। आधी माला गुलशन के बालों में उलझ गई थी, जबकि आधी माला को उसका मोबाइल फोन आधी माला को राफे और उसके मोबाइल को लेकर निकल गया। हत्या के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। रास्ते में उन्होंने गुलशन का मोबाइल एक नाले में फेंक दिया ताकि किसी को उन पर शक न हो, लेकिन वे कानून के हाथ से नहीं बच सके। पुलिस ने राफे के घर से गुलशन की आधी माला भी बरामद कर ली। हालांकि काफी तलाश के बाद भी नाले से गुलशन का मोबाइल फोन नहीं मिल सका। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस तरह एक औरत की अय्याशी ने 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिन्होंने अभी जिंदगी के सही मायने भी नहीं समझे थे। दोस्तों, इस कहानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है और गलत फैसले हावी हो जाते हैं तो उसका अंजाम किसी एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। इस मामले में एक गलत रिश्ते ने 2 मासूम लड़कों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।